के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। इससे पहले जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं 2004 से लेके 2017 तक, और एक मैंने और पेपर कराया है 2024 का, जो रिजेक्ट हो गया था, वो पेपर भी मैंने कराया है। तो अगर जिसने भी नहीं देखा और जो भी प्रैक्टिस करना चाहता है एग्ज़ाम से पहले, वो जाके मेरे चैनल में प्लेलिस्ट में देख सकता है। आज हम दिसंबर 2018 के क्वेश्चंस को करेंगे। तो चलिए बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट ऑफ अ फर्म। यानी कि किसी भी फर्म का एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट है, मैं यहाँ पे आपके लिए बना दे रही हूँ। एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट का हम इस तरह से डायग्राम बनाते हैं। ये एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट है, ये हमारा इधर कॉस्ट होता है और यहाँ पे आउटपुट लिखा जाता है। तो एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट में हम इस डायग्राम को देख के ही हम सारी चीज़ों को अच्छे से बता सकते हैं। पहला हमारा स्टेटमेंट है, इट्स स्लोप इज़ ऑलवेज निगेटिव। तो येस, इट्स स्लोप इज़ ऑलवेज निगेटिव, तो ये तो हमारा करेक्ट है। दूसरा है, इट्स स्लोप इज़ ऑलवेज ग्रेटर दैन 1। तो ग्रेटर दैन 1 इसका स्लोप नहीं होता है, एग्जैक्टली 1 होता है, तो ये भी गलत है। इट्स स्लोप इज़ ऑलवेज इक्वल टू 1, तो ऑलवेज इक्वल टू 1 नहीं होता है। यहाँ पे एक चीज़ हमें ध्यान देनी होगी कि इसका जो स्लोप है वो डाउनवर्ड कंटिन्यूसली फ्रॉम लेफ्ट टू राइट और रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के उसमें रहता है। और जो एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट है वो ज़ीरो नहीं होता है और ना ही निगेटिव होता है, क्योंकि यहाँ पे जो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट है वो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देता है। और एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट कभी भी एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस को टच नहीं करते हैं, इस वजह से ये कभी निगेटिव है या ज़ीरो वैल्यू नहीं होता है इसमें। एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट को अगर हम इस तरह से दिखाना चाहें तो हम टोटल फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन आउटपुट से डिवाइड करते हैं, तो हमें एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट मिल जाता है। तो एवरेज फिक्स्ड जो फिक्स्ड कॉस्ट है ये पर यूनिट कॉस्ट ऑफ फिक्स्ड फैक्टर है, यानी कि हमें जो भी कॉस्ट हम कर रहे हैं उसके फिक्स्ड फैक्टर के बारे में हम बात करते हैं। तो यहाँ पे ऑलवेज इक्वल टू 1 नहीं होगा, जबकि यहाँ पे इलास्टिसिटी विद रिस्पेक्ट टू आउटपुट इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे स्लोप इसका इक्वल टू 1 नहीं होता, जबकि इसकी इलास्टिसिटी इक्वल टू 1 होती है। इसीलिए ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट है, ये गलत है। तो ऑप्शन नंबर हमारा जो यहाँ पे ए है, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन 1 ए एंड 4 ये करेक्ट है, बाकी के सारे हमारे ऑप्शंस गलत हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन द ईयर 2015 and 16 India has not been an importer of which of the following products। तो अगर हम इंडिया के इंपोर्टर की बात करें तो इंडिया ने अलग अलग चीज़ में ये इंपोर्ट करता है इंडिया, लेकिन किस चीज़ में ये वो इंपोर्टर नहीं रहा है 2015 में। तो 2015 में जो इंपोर्टर नहीं रहा है वो है राइस का, क्योंकि हमें पता है कि राइस हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा मात्रा में होती है और हम इसको एक्सपोर्ट करते हैं अलग अलग कंट्रीज़ में, लेकिन एप्पल या पल्सेस हम इसको इंपोर्ट कर लेते हैं। और 2000 हमें बताना है कि कौन सा नहीं था, तो वो था राइस। तो राइस कहाँ है, ओनली सेकंड हमारा करेक्ट होगा, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम कि प्लानिंग फ्रॉम बिलो इज नोन एज। तो कई तरह की प्लानिंग होती है, अलग अलग तरह की प्लानिंग होती है, सेंट्रलाइज प्लानिंग, डिसेंट्रलाइज प्लानिंग। सेंट्रलाइज प्लानिंग हम उसे कहते हैं जब हम एबव, यानी कि प्लानिंग फ्रॉम द एबव, इट मीन्स कि कोई भी अगर हम प्लान करते हैं तो सेंट्रल अथॉरिटी के बाद हम टॉप लेवल से नीचे जाते हैं, और ये एक ऑब्जेक्टिव बेस्ड प्लानिंग होती है, सेंट्रलाइज प्लानिंग। जबकि डिसेंट्रलाइज प्लानिंग ऐसी प्लानिंग होती है जिसका नाम ही है प्लानिंग फ्रॉम बिलो। तो प्लानिंग फ्रॉम बिलो का मतलब होता है कि जो भी प्लान स्मॉलर कम्युनिटी या लोएस्ट या विलेज लेवल पे हो जाए और उसके बाद धीरे धीरे अपर पे जाए, उसको बोलते हैं डिसेंट्रलाइज प्लानिंग। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा, तो ऑप्शन 4 पे हम करेक्ट करेंगे, डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच इज रिक्वायर्ड कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो फॉर अ न्यू बैंक टू अप्लाई फॉर लाइसेंस अंडर द ड्राफ्ट गाइडलाइंस ऑफ आरबीआई। तो आरबीआई अलग अलग अपने गाइडेंस को निकालती रहती है, और गाइडेंस में हमें ये बताना है कि जब कौन सा न्यू कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो है इसके लिए। तो अगर हम बात करें कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो की, तो ये रेशियो होता है किसके बीच का, बैंक कैपिटल का होता है और रिस्क वेटेज एसेट और करंट लायबिलिटीज़ के बीच के रेशियो को बताता है। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, इट इज़ अ रेशियो बिटवीन एक तो बैंक्स कैपिटल एंड
रिस्क वेटेज असेट एंड करंट लायबिलिटी। तो रिस्क वेटेज असेट एंड करंट लायबिलिटी, इसके बीच के रेशियो को बताता है कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो। अब ये डिसाइड कौन करता है? हमारी सेंट्रल बैंक करती है, और ये जितने भी बैंक्स होते हैं कमर्शियल बैंक, वो उसके बाद वो उसको रेगुलेट करते हैं, प्रोसेस में लाते हैं। अब ये जो गाइडलाइन है आरबीआई की, इसके अंदर किस ड्राफ्ट में कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो कितनी होनी चाहिए ये बताया गया। तो बासिल थर्ड नॉर्म्स की अगर हम बात करें, अगर अलग अलग टाइम में अलग अलग नॉर्म्स क्रिएट होते हैं, तो बासिल थर्ड नॉर्म्स में ये बताया गया है कि जो कैपिटल टू रिस्क वेटेज असेट है वो 8% होना चाहिए। एज पर द आरबीआई नॉर्म अगर हम देखें तो इंडिया में जो शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स हैं वो रिक्वायर्ड एटलीस्ट होने चाहिए, इनका जो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो है वो 9% होने चाहिए। जबकि इंडियन पब्लिक सेक्टर बैंक में जो मेंटेन करने का टारगेट दिया गया है वो 12% का दिया गया है। तो क्या बासिल थर्ड नॉर्म कहता है 8% रिस्क वेटेज असेट्स, बट आरबीआई ने क्या उसको किया है कमर्शियल बैंक के लिए 9%, लेकिन पब्लिक सेक्टर बैंक के लिए ये स्पेशली देखा गया है कि उसको बढ़ा के फिर 12% किया गया है। तो अभी क्या है गाइडलाइंस के अनुसार 12% है कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो। तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं हम, अरेंज द फॉलोइंग क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ देयर लॉन्च। तो हमें क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम बतानी है उनके क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के हिसाब से कि वो कब लॉन्च हुए थे। तो अब हम बात करते हैं कॉम्प्रिहेंसिव क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम की। तो इसका जो लॉन्चिंग पीरियड है वो 1985 है, ये ध्यान रखिएगा। नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम, इसका लॉन्चिंग जो टाइम है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में जब ये लॉन्च हुआ था वो 1999 में हुआ था। मॉडिफाइड नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम, इसका जो लॉन्च पीरियड है वो 2010 है। और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना ये 2016 में ये लॉन्च हुआ था। तो अगर इसके अकॉर्डिंग अगर हम अरेंज करें फ्रॉम देयर लॉन्चिंग टाइम, तो सबसे पहले हमारा आएगा फर्स्ट, उसके बाद सेकेंड, देन थर्ड एंड देन फोर्थ। तो हमारा फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, हमारा ऑप्शन नंबर जो परफेक्टली करेक्ट होगा वो है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम, बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑन कैपिटल अकाउंट डज नॉट इंक्लूड। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट कैपिटल अकाउंट में क्या इंक्लूड नहीं करता है? तो सबसे पहले बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या करता है, ये 2 रिकॉर्ड रखता है किसी भी कंट्री का, एक तो करंट अकाउंट का और एक कैपिटल अकाउंट का। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट में क्या क्या चीज़ें होती हैं। मैं यहाँ पे एक डिस्कस कर देती हूँ। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या करता है, ये मेंटेन करता है रिकॉर्ड किसी भी कंट्री का 2 अकाउंट्स में, पहला करंट अकाउंट और दूसरा कैपिटल अकाउंट। उसके बाद करंट अकाउंट में जितने भी बैलेंस ऑफ पेमेंट रिकॉर्ड होंगे वो मेनली एक्सपोर्ट और इंपोर्ट से रिलेटेड होते हैं, यानी कि इसमें एक्सपोर्ट और इंपोर्ट से रिलेटेड चीज़ें होती हैं। और अगर हम बात करें कैपिटल अकाउंट की, तो ये फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट, डिपॉजिट एंड लोन्स के बारे में बात करता है। तो फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट, डिपॉजिट्स एंड लोन्स विच इज़ रिकॉर्डेड इन कैपिटल अकाउंट। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब उसके बाद करंट अकाउंट जो इंक्लूड करता है इनविजिबल आइटम्स को, जैसे कि रिसीट, पेमेंट्स और सर्विस, जैसे ट्रैवल इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्ट। तो ये भी ध्यान रखिएगा, ये इनविजिबल पेमेंट को भी ये करता है, आइटम को इंक्लूड करता है, इनविजिबल आइटम को भी इंक्लूड करता है ये हमारा करंट अकाउंट। तो कंट्री जो है वो करंट अकाउंट कि किसके सम को बात करती है, तो हमें बताना है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑन कैपिटल अकाउंट डज नॉट इंक्लूड। तो कैपिटल अकाउंट में क्या इंक्लूड नहीं होगा, तो इसमें देख लेते हैं। अगर जो करंट अकाउंट का होगा इसको हटा देंगे, और कैपिटल अकाउंट में क्या इंक्लूड नहीं होना चाहिए। तो गवर्नमेंट लोन टू अ फॉरेन गवर्नमेंट, क्या ये होगा। दूसरा है नेट इनकम ट्रांसफ़र या बैलेंस फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। तो अगर इसकी बात करें हम फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एंड फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, तो ये हमारा किसका है, ये कैपिटल अकाउंट में इंक्लूड होता है। लेकिन हमें पूछा है कि क्या नहीं होता है। तो अगर हम देखें नेट इनकम ट्रांसफ़र की, तो नेट इनकम ट्रांसफ़र हमारा ये कैपिटल अकाउंट का पार्ट है, ना कि करंट अकाउंट का पार्ट है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। जबकि गवर्नमेंट लोन टू द फॉरेन गवर्नमेंट, ये सब कुछ कैपिटल अकाउंट का पार्ट होता है। अब मैं आपको यहाँ पे करंट अकाउंट में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं मैं एक बार और बता देती हूँ। नेट एक्सपोर्ट,
इसमें एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट शामिल होता है, नेट ट्रांसफ़र पेमेंट फ्रॉम एब्रॉड जैसे कि फॉरेन एड हो गया, ये सारी चीज़ें इसमें हमारे करेंट अकाउंट में इंक्लूड होती हैं, एंड नेट इनकम रिसीव्ड फ्रॉम इन्वेस्टमेंट फ्रॉम एब्रॉड, ये भी हमारे करंट अकाउंट में इंक्लूड होता है। तो ये हमें कैपिटल अकाउंट से बाकी चीज़ें कैपिटल अकाउंट में होती है, सिर्फ बी ऑप्शन हमारा है जो करंट अकाउंट का पार्ट था, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट उजवा थ्योरम। तो उजवा थ्योरम को हम स्टडी स्टेट ग्रोथ थ्योरम भी कहते हैं, ये ध्यान रखिएगा। उजवा थ्योरम को हम क्या कहते हैं? स्टडी स्टेट ग्रोथ थ्योरम, ठीक है। अब ये थ्योरम क्या कहता है कि जो भी इकोनॉमिक ग्रोथ है वो कंसर्न करेगा टेक्नोलॉजिकल चेंजेस से, और ये बेसिकली सोलो स्वान एंड रामसे कैश कुम्पास ग्रोथ मॉडल से रिलेटेड है, और ये पहली बार प्रूव किया गया था एक जापानीज इकोनॉमिस्ट हिरोम फूमी उजवा। इसीलिए ये अब बेसिकली ये किसको एक्सप्लेन करता है, फर्स्ट प्रूफ करता है। तो ये हमारा जो जनरल वर्जन है थ्योरम का, ये दो पार्ट को कंसिस्ट करता है। पहला पार्ट जो नॉर्मल अजम्पशन है सोलो का, और जो दूसरा पार्ट है वो क्या है, न्यू क्लासिकल मॉडल है, और यहाँ पे कैपिटल इन्वेस्टमेंट कंजम्पशन एंड आउटपुट इन सब की बात की जाती है। तो उजवा थ्योरम क्या करता है, ये सिग्निफिकेंट बताता है। इसमें ऑप्शन में देखते हैं द टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस इज अ हेडर न्यूट्रल ओनली, क्या ये टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस हेडर न्यूट्रल ही है सिर्फ, या द ग्रोथ पर आउटपुट पर वर्कर कंजम्पशंस पर वर्कर एंड कैपिटल पर वर्कर इज इक्वल टू कांस्टेंट ओवर टाइम, क्या इसका ग्रोथ कंजम्पशन ये कांस्टेंट होता है ओवर टाइम, या प्रोडक्शन फंक्शन लीनियर होमोजीनियस होता है। तो उजवा मॉडल के अकॉर्डिंग ये तीनों चीज़ें सही हैं, यानी कि ऑल ऑफ द अबव हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा जो कि सी में दिया हुआ है। इसके बारे में मैं अगर और आपको चीज़ बता दूं तो फर्स्टली ये तो क्लासिकल जो हमारा हेरड मॉडल है ना, सोलो मॉडल और न्यू क्लासिकल मॉडल, उस पर डिपेंड करता है, जिसमें हमारा कैपिटल इन्वेस्टमेंट कंजम्पशन आउटपुट इंक्रीज ये सब कुछ एक कांस्टेंट एक्सपोनेंशियल रेट पे होते हैं। और सेकेंडली जो इसका पार्ट है वो बैलेंस ग्रोथ पार्ट है, यानी कि जो y है प्रोडक्शन फंक्शन वो क्या है, f इज अ फंक्शन ऑफ a, k एंड l, जहाँ पे A क्या है टेक्नोलॉजी, K कैपिटल एंड L लेबर। और यहाँ पे अगर रीराइट अगर हम करना चाहें टेक्नोलॉजिकल चेंजेस को तो हम इसको किस तरीके से कर सकते हैं, K A L, यानी कि यहाँ पे L लेबर ऑगमेंटिंग है, और लेबर ऑगमेंटिंग या इसको हम हेरेड न्यूट्रलिटी ऑफ टेक्निकल चेंजेस भी कहते हैं। तो अगर हम इसकी बात करें तो हमारा ऑप्शन नंबर ऑल ऑफ द अबव करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ अ लीनियर सप्लाई कर्व थ्रू द ओरिजिन। अगर लीनियर सप्लाई कर्व की बात करें प्राइस इलास्टिसिटी की ओरिजिन के थ्रू, तो वो क्या होगा, यूनिटी होगा, या हमारा लेस देन यूनिटी होगा, या इन्फिनिटी होगा, या ज़ीरो होगा, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं किसी भी स्ट्रेट लाइन का जो भी सप्लाई कर्व पास करता है ओरिजिन से, तो उसकी जो वेलोसिटी है इलास्टिसिटी है वो इक्वल टू 1 होती है। जैसे कि अगर इस फिगर में देखें और सपोज करिए ये O है, ये S है, और इधर प्राइस है और हमारी इधर क्वांटिटी दी हुई है, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे, यहाँ पे हम एक ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे, ये नहीं है। यहाँ पे हम एक जब ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे तो हम ये देखेंगे कि चेंज इन Q एंड चेंज इन P, यानी कि क्वांटिटी चेंज और प्राइस चेंज, जो अगर हम इसमें देखें तो ये इसका क्या अंतर है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा नहीं है। ये जो सिमिलर ट्रायंगल है इसका रेशियो है वो इक्वल किसके है, ये दोनों एक साथ इक्वल है, यानी कि अगर हम इस पोर्शन की बात करें और इस पोर्शन की बात करें तो ये दोनों इक्वल है। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, हम इसको सब्सटीट्यूट कर सकते हैं इलास्टिसिटी वाले फॉर्मूले में कि चेंज इन क्वांटिटी अपॉन चेंज इन प्राइस इंटू P इंटू Q। अगर हम इसको सब्सटीट्यूट करें इसको, तो हमारी इलास्टिसिटी ऑफ 1 आएगी। तो ओरिजिन से जो भी सप्लाई कर्व पास होती है उसकी इलास्टिसिटी कितनी होती है, हमेशा यूनिटी के बराबर होती है। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट थ्योरम क्या अज्यूम करती है। तो हमें अजम्पशन पता होना चाहिए किसी भी चीज़ का या किसी भी थ्योरी का, तब हम ऐसे क्वेश्चंस को कर पाते हैं। तो हमारा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट थ्योरम क्या अज्यूम करती है, देखते हैं। लेबर इज होमोजीनियस, तो येस दिस इज वन ऑफ द अजम्पशन ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट थ्योरी, और जिसमें हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट थ्योरी डेमोन्स्ट्रेट करता है
ट्रेड बेनिफिशियल ऑफ लॉन्ग रन एज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट डिफर, यानी कि ट्रेड कैसे बेनिफिशियल होगा अगर हम लॉन्ग रन में करेंगे, अगर अलग अलग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होता है तो इसका अजम्पशन मैं आपको यहाँ पे पहले ही बता दे रही हूँ अजम्पशंस क्या क्या होते हैं। तो इसके अजम्पशंस होते हैं कि 2 कंट्री होनी चाहिए, 2 कमोडिटी मॉडल होना चाहिए, दूसरा क्या है यहाँ पे 2 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होने चाहिए, यानी कि 2 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, वो भी लेबर एंड कैपिटल। उसके बाद फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की सप्लाई की होनी फिक्स्ड सप्लाई, तो फिक्स्ड सप्लाई ये भी इसका अजम्पशन है। साथ ही साथ नेक्स्ट अजम्पशन है कि परफेक्ट कंपटीशन होगा बोथ द मार्केट में, फैक्टर मार्केट हो या प्रोडक्ट मार्केट हो, तो यहाँ पे परफेक्ट कंपटीशन होगा। उसके बाद अजम्पशन है इसका कि प्राइस ऑफ ईच फैक्टर इज इक्वल टू द मार्जिनल प्रोडक्टिविटी इन ईच एम्प्लॉयमेंट। तो प्राइस जो है वो भी इसकी फिक्स्ड ही होगी, यानी कि प्राइस फिक्स्ड। उसके बाद प्राइस ऑफ ईच कमोडिटी इक्वल होगा मार्जिनल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के, यानी कि प्राइस ऑफ ईच कमोडिटी इक्वल टू द मार्जिनल कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन। उसके बाद फुल एम्प्लॉयमेंट होगा हर एक कंट्री में, तो हर एक कंट्री में हमारा फुल एम्प्लॉयमेंट भी वो होगा। नो टेक्नोलॉजिकल चेंजेस, यानी कि नो टेक्नोलॉजिकल चेंजेस इज वन ऑफ द अजम्पशन ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। और इंटरनेशनल जो ट्रेड है वो क्या हो जाएगा, फ्री होगा। तो इसमें देख लेते हैं कि लेबर इज होमोजीनियस, तो येस, एंड लेबर इज अ ओनली फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, नो लेबर इज नॉट ओनली अ फैक्टर ऑफ लेबर इज ओनली फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हमारे 2 हैं, 2 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, लेबर एंड कैपिटल। और उसके बाद हमें है यहाँ पे हमें दिया हुआ है सॉरी कि कौन सा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट थ्योरम के एज्यूम करता है। तो यहाँ पे ओनली फैक्टर जो बोला है ना लेबर का, ये नहीं है, 2 फैक्टर्स हैं यहाँ पे। अभी मैंने आपको बताया कॉस्ट ऑफ कमोडिटी इज इक्वल टू द लेबर कॉस्ट ओनली, तो ये भी गलत है। हमारा जो प्राइस है वो मार्जिनल कॉस्ट के इक्वल होना चाहिए, ना कि लेबर कॉस्ट के। और अगर लेबर इज होमोजीनियस देखेंगे तो लेबर होमोजीनियस नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे 2 फैक्टर हैं, दो कंट्री है, 2 कमोडिटी है और 2 मॉडल है, इसीलिए यहाँ पे लेबर होमोजीनियस नहीं होगा। जबकि यहाँ पे अगर अजम्पशन होता कि फुल एम्प्लॉयमेंट है या फ्री टेक्नोलॉजी है तो ये हो सकता है, परफेक्ट कंपटीशन हो सकता है, लेकिन ये नहीं। तो नन ऑफ द एबव, भी कोई भी अजम्पशन नहीं है इसका। बाकी अजम्पशन मैंने आपको बताया है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट इज अबाउट रेशनल एक्सपेक्टेशन इज फॉल्स। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज रेशनल एक्सपेक्टेशन। तो रेशनल एक्सपेक्टेशन क्या है? रेशनल एक्सपेक्टेशन हमें ये बताता है कि कोई भी जो चेंजेस होंगे हमारी इकोनॉमी में वो पहले ही लेबर को पता चल जाएगा कि उसके अगर उसकी वेजेस बढ़ती है तो इसका मतलब कि उसकी वेजेस उतनी नहीं बढ़ती है जितनी की इन्फ्लेशन है मार्केट में, तो वो एंटिसिपेट कर लेता है पहले, उसको ही बोलते हैं रेशनल एक्सपेक्टेशन। तो देख लेते हैं हमें फॉल्स कौन सा बताना है। तो इट इम्प्लाइज दैट द एक्सपेक्टेड चेंज इन डिमांड हैव नो इफेक्ट ऑन एम्प्लॉयमेंट। ये बोलता है कि जो भी एक्सपेक्टेड चेंज हुए हैं हमारे डिमांड में उसका एम्प्लॉयमेंट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, तो ये तो हमारा करेक्ट है। दूसरा है इट एज्यूम्स दैट पीपल टेक अकाउंट ऑफ ऑल इन्फॉर्मेशन। तो येस, ये एज्यूम करता है कि पीपल हर एक तरह के इन्फॉर्मेशन उनके पास होगी। नेक्स्ट है इट एज्यूम्स दैट ऑन एन एवरेज द फोरकास्ट मेड बाय द पब्लिक आर करेक्ट। तो येस, ये पहले से ही पब्लिक अजम्पशन कर लेती है और जो उसके ऑन एन एवरेज जो फोरकास्ट है वो भी करेक्ट होते हैं। लास्ट है इट इम्प्लाइज दैट द अनएक्सपेक्टेड चेंज इन डिमांड have long lasting effect on both employment and price level। तो ये रेशनल एक्सपेक्टेशन में नहीं होता है, ये इंप्लाइज नहीं करता है, अनएक्सपेक्टेड चेंज नहीं होता है, क्योंकि वो एक्सपेक्टेड रहता है कि ये सारी चीज़ें होंगी। और जो लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट है वो एम्प्लॉयमेंट और उनके डिमांड और इस पे पड़ता है, ना कि उनके प्राइस लेवल और अनएम्प्लॉयमेंट पे पड़ता है। तो इसीलिए हमारा ऑप्शन नंबर जो 4th है वो करेक्ट हो जाएगा, बाकी सब तो करेक्ट है। हमें फॉल्स पूछा था। नेक्स्ट है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ न्यू ट्रेड थ्योरी। तो न्यू ट्रेड थ्योरी के कॉन्टेक्स्ट में हमें बताना है चीज़ों को। तो देख लेते हैं हम कि इट एक्सप्लेन व्हाई कंट्री ट्रेड इज सिमिलर गुड। क्या ये यही एक्सप्लेन करता है कि क्यों कंट्री सिमिलर गुड में ट्रेड करती है? तो येस, ये एक्सप्लेन करता है कि क्यों कंट्री सिमिलर गुड में ट्रेड करती है। इट अज्यूम फ्री ट्रेड। क्या ये फ्री ट्रेड को अज्यूम करता है? तो ये गलत है। न्यू ट्रेड फ्री ट्रेड को अज्यूम नहीं करता है। इट अज्यूम दैट ट्रेड टेक प्लेस इन अ मोनोपोलिस्टिक कंडीशन। तो येस, ये अज्यूम करता है कि जो ट्रेड है वो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में टेक प्लेस करेगी।
उसके बाद हम देखते हैं कि नेक्स्ट क्या है, द एक्सप्लॉइट्स द इकोनॉमिक ऑफ स्केल इन प्रोडक्शन। तो येस, इट एक्सप्लॉइट्स द इकोनॉमिक ऑफ स्केल इन प्रोडक्शन। तो हमारे फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, जो कि डी में दिया हुआ है, बाकी हमारा सेकंड इनकरेक्ट होगा। नेक्स्ट है, हु अमंग द फॉलोइंग अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स फॉर एनालिसिस ऑफ विद एसिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन। तो नोबेल प्राइज़ के बारे में मैंने एक वीडियो बनाया है, आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिएगा। मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई है जिसमें मैंने वो प्लेलिस्ट का नाम है क्विक कंटेंट फॉर एग्ज़ाम। तो क्विक कंटेंट में मैंने बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप लोगों को एक साथ मिल जाएंगी, तो आप उसको ज़रूर देखिएगा। तो उसमें मैंने बताया है कि कौन कौन से कितने नोबेल प्राइज़ मिल चुके हैं, क्या नाम है, किस फील्ड में मिला है, तो सब कुछ आपको वहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो नोबेल प्राइज़ जो विनर हैं वो अलग अलग फील्ड में हैं, जैसे कि अगर हम रॉबर्ट ए मुंडेल की बात करें तो रॉबर्ट ए मुंडेल हमें बताना है कि एनालिसिस ऑफ मार्केट ऑफ एसिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन। तो एसिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन जो डेवलप हुआ था वो 1970 से लेकर 1980s में हुआ था। और जॉर्ज एकरलॉफ, माइकल स्पेंस और जोसेफ स्टिग्लिट्ज, ये तीनों जो हैं एकरलॉफ, तो जॉर्ज एकरलॉफ ही यहाँ पे हैं जो जिनको असिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन में मिला है, बाकी ये सब अलग अलग हैं, इनको अलग अलग उसमें मिला है। जॉर्ज एकरलॉफ के साथ साथ इनको 2001 में एसिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन पे नोबेल प्राइज़ मिला था। इनके साथ साथ दो लोग और थे जिसका नाम है माइकल स्पेंस और उसके साथ साथ जोसेफ स्टिग्लिट्ज। तो ये दो लोग और हैं जिनको इस एसिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन के एनालिसिस ऑफ द मार्केट पे नोबेल प्राइज़ मिला हुआ है 2001 में। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ये बात का ध्यान रखिएगा आप लोग। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट क्या क्या चीज़ें को इंक्लूड करती है। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट जो है, ये जितनी भी इंटेलेक्चुअल एक्टिविटीज़ हैं इंडस्ट्री, साइंटिफिक, लिटरेसी और आर्टिस्टिक फील्ड में, ये सबको एक सेफगार्ड प्रोवाइड करने के लिए इंटेलेक्चुअल गुड्स और सर्विस, ये सब चीज़ों के बारे में इन्होंने बात की। ये क्या करता है, ये प्रोटेक्ट करता है किसी भी इनिशियल प्रोडक्ट को, उसके राइट्स को जिसने पहली बार बनाया हो। और साथ ही साथ इसमें कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूड होती है, इसमें पेटेंट होता है, ट्रेडमार्क, कॉपी एंड रिलेटेड राइट्स, जोग्राफिकल इंडिकेटर, इंडस्ट्रियल डिज़ाइन, ट्रेड सीक्रेट, लेआउट डिज़ाइन, तो ये सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड होती हैं, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क। तो ऑल ऑफ द एबव यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा। इसके साथ साथ और क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं मैं यहाँ पे बता दे रही हूँ, आप लोग एक बार सुन लीजिएगा ताकि अगर ये भी चीज़ें आए तो आप लोग उसको बता सकें। कॉपीराइट रिलेटेड राइट्स, ये तीन जो यहाँ पे ये तो हैं ही, साथ जीआई यानी जोग्राफिकल इंडिकेटर, इंडस्ट्रियल डिज़ाइन, उसके बाद ट्रेड सीक्रेट जितने भी होते हैं, लेआउट डिज़ाइन, इसमें भी ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के अंतर्गत आता है। और इंटीग्रेटेड सर्किट के बारे में या प्रोटेक्शन ऑफ न्यू प्लान वेराइटी, ये सब कुछ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट में इंक्लूड होता है। तो यहाँ पे अभी चौथा करेक्ट है, तो ऑल ऑफ द एबव आर करेक्ट। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर द इंडियन इकोनॉमी अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड बैंक फिगर 2017। तो अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड बैंक फिगर 2017 के लिए क्या करेक्ट है, तो इंडिया इज नाउ द वर्ल्ड 6th बिगेस्ट इकोनॉमी। तो ये तो हमारा करेक्ट है। अभी तक हम 5 ट्रिलियन नहीं, $3 ट्रिलियन पे हमारा अनाउंस हुआ था, तो हमारा ऑप्शन नंबर पहला ही करेक्ट है इसके अकॉर्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अकॉर्डिंग टू द कैश बैलेंस अप्रोच द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर मनी। तो कैश बैलेंस अप्रोच के अकॉर्डिंग जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर मनी है वो हमेशा किसके इक्वल होती है, यूनिटी के इक्वल होती है, इक्वल टू 1। तो हमारा ऑप्शन नंबर पहला ही करेक्ट हो जाएगा। अब उसके बारे में अगर बात करें तो ये क्या इंप्लाइज करती है कि जैसे जैसे हमारा डिमांड इंक्रीज होगा मनी के लिए, जो प्रोपोर्शन है प्राइस लेवल का वो डिक्रीज होगा। तो ये बेसिकली 1 के इक्वल होती है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि विच ऑफ फॉलोइंग कंसीडर द थर्ड स्टेज ऑफ रोस्टो स्टेज ऑफ द इकोनॉमिक ग्रोथ मॉडल। तो अगर हम रोस्टो स्टेज की बात करें तो पहले सारे स्टेजेस मैं आपको बता देती हूँ क्या होते हैं और उसका थर्ड हमें खुद ही मिल जाएगा। तो जो पहला स्टेज है उसका नाम है द ट्रेडिशनल सोसाइटी, द ट्रेडिशनल सोसाइटी। उसके बाद दूसरा क्या है हमारा प्री कंडीशन ऑफ टेक ऑफ, ये दूसरा है। ये तीसरा है ट्रेडिशनल सोसाइटी, ये हमारा पहला था। उसके बाद जो चौथा है
ड्राइव टू मेच्योरिटी यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, मैं वो चौथा वाला पार्ट लिख दे रही हूँ, ड्राइव टू मेच्योरिटी, और ये पांचवा लिखा हुआ है यहाँ पे हाई मास कंजम्पशन। तो यहाँ पे आप लोग लिख लीजिएगा क्योंकि इसको अरेंज भी करने के लिए आता है कई बार क्वेश्चन में। तो हमें बताना है थर्ड स्टेज पूछा है यहाँ पे ना, थर्ड स्टेज, तो वो कौन सा है, टेक ऑफ स्टेज। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है विच अमंग द फॉलोइंग इज करेक्ट इन द कीन्जियन मॉडल। तो कीन्जियन मॉडल में क्या करेक्ट है हमें ये बताना है। तो अकॉर्डिंग टू द कीन्जियन मॉडल हमें ये देखना है कि इसमें क्या करेक्ट है। इट इज सप्लाई डिटरमाइन, तो कीन्जियन कभी सप्लाई डिटरमाइन नहीं होते हैं, ये डिमांड ड्रिवन होते हैं, तो ये गलत है। इट इग्नोर मनी मार्केट, तो कीन्जियन मनी मार्केट को इग्नोर नहीं करते हैं। इट अज्यूम फुल एम्प्लॉयमेंट ऑफ द रिसोर्सेज, तो नो, फुल एम्प्लॉयमेंट रिसोर्स अज्यूम नहीं करते हैं। तो ये सारे गलत ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ द एबव करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं कि व्हाट इज नॉट ट्रू फॉर द थर्ड स्टेज ऑफ द थ्योरी ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। तो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन की बात करें तो इसमें क्या होता है, पहले स्टेज में जो बर्थ रेट है और डेथ रेट, ये दोनों बराबर बराबर चलती हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, बर्थ रेट तो ठीक है लेकिन कुछ मेडिकल फैसिलिटी वगैरह अगर हो जाती है तो डेथ रेट एकदम गिरने लगता है नीचे, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट स्टेज है, ये हमारा सेकेंड स्टेज है। डेथ रेट गिरने लगता है और लेकिन बर्थ रेट वैसे ही सिमिलर रहता है सेकेंड स्टेज में, लेकिन आफ्टर अ पॉइंट बर्थ रेट भी गिरने लगता है क्योंकि हमारे पास कंट्रासेप्टिव्स और ये सारी चीज़ें आ जाती हैं, तो हमारा बर्थ रेट भी ऐसे गिरने लगता है। और जो नेक्स्ट वाला पॉइंट है यहाँ पे थर्ड पॉइंट जिसको हम इंक्लूड करेंगे कि थर्ड स्टेज में है, उसके लिए क्या ट्रू नहीं है मैं ये बताना है। तो पहले तो देख लेते हैं क्या ट्रू है कि पॉपुलेशन ग्रोथ बिकम जीरो। क्या पॉपुलेशन ग्रोथ यहाँ पे जीरो के इक्वल हो जाता है थर्ड स्टेज में? तो पॉपुलेशन ग्रोथ यहाँ पे जीरो के इक्वल नहीं होता है। अगर हम बात करें इसकी, एक सेकेंड, हाँ, तो पॉपुलेशन ग्रोथ यहाँ पे जीरो के इक्वल नहीं होता है, तो हमें यही बताना है नॉट ट्रू, तो यही हमारा पहले ही मिल गया। उसके बाद दूसरा क्या है, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट अप्रॉक्सीमेटली स्टेबलाइज द नैरो रेंज। तो यहाँ पे देखिए एकदम नैरो रेंज में हमारा पॉपुलेशन ग्रोथ रेट स्टेबलाइज हो जाएगा। डेथ रेट डिक्लाइन बट स्लोली, और यहाँ पे डेथ रेट वो भी डिक्लाइन करेगा और बर्थ रेट डिक्लाइन फास्टर, यानी कि देखिए हमारा ऐसे आते हैं बर्थ रेट बहुत तेजी से डिक्लाइन हो गया जबकि डेथ रेट स्लोली डिक्लाइन हो रहा है। तो ये बाकी तीनों तो सही है, हमारा पहला वाला गलत है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये 19 नंबर का क्वेश्चन है कि डिवैल्यूएशन विल बी मोर इफेक्टिव व्हेन। तो डिवैल्यूएशन हम क्यों करते हैं, तो डिवैल्यूएशन करने के पीछे का रीजन क्या क्या होता है। डिवैल्यूएशन हम इसलिए करते हैं, देखिए एक होता है डिवैल्यूएशन और एक होता है डेप्रिसिएशन, ठीक है। तो डीवैल्यूएशन में हम क्या करते हैं, हम अपनी ही करेंसी की वैल्यू को डीवैल्यू करते हैं, यानी कि जो भी हमारी करेंसी है इसकी वैल्यू को हम डीवैल्यू कर दिया। यानी कि जो करेंसी पहले $1 के कंपैरिजन में जिसका अगर 50 रुपये है, तो अभी हमने उसको $1 के कंपैरिजन में उसका डीवैल्यू कर दिया, 70 रुपये कर दिया। इसका मतलब कि अब जो $1 में देके सिर्फ 50 रुपये की चीज़ें पहले बाहर के लोग ले पाते थे, अब $1 लेके 70 रुपये की चीज़ें तक ले सकते हैं। तो यानी कि हमने अपनी करेंसी का जानबूझ के डीवैल्यू किया। इसके पीछे का रीज़न क्या होता है, इसके पीछे का एक ही रीज़न है कि हमें अपने एक्सपोर्ट को बढ़ाना होता है। तो एक्सपोर्ट को प्रमोट करने के लिए और इम्पोर्ट को डिस्करेज करने के लिए हम क्या करते हैं, ये डीवैल्यूएशन करते हैं। तो इसमें हमें बताना है कि मोर इफेक्टिव कब होगा, तो इंटरनेशनल कैपिटल इज फ्रीली मोबाइल। क्या इंटरनेशनल कैपिटल जब फ्रीली मोबाइल होगा तब होगा, तो नो, फ्रीली मोबाइल होगा तब नहीं होगा। इंटरनेशनल कैपिटल इज नॉट फ्रीली मोबाइल, तो येस, इंटरनेशनल कैपिटल जब फ्रीली मोबाइल नहीं होगा तब हमारा डिवैल्यूएशन ज़्यादा इफेक्टिव होगा। नेक्स्ट है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू इम्पोर्ट इज हाई, नो, लेस होगा तब। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल करेक्ट है कि जब इंटरनेशनल कैपिटल हमारा फ्रीली मोबाइल नहीं होगा तब हमारा डिवैल्यूएशन ज़्यादा इफेक्टिव होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 20 नंबर क्वेश्चन है और इसको हमें क्या करना है, बताना है कि करेक्टली मैच नहीं है कौन सा। तो अगर हम बात करें सुपर मल्टीप्लायर की, तो सुपर मल्टीप्लायर तो ये कीन्स का है ही नहीं। सुपर मल्टीप्लायर किसका है, तो सुपर मल्टीप्लायर JR हिक्स का है। तो JR हिक्स ने दिया है तो पहले ही ये गलत हमें मिल गया, ये करेक्टली मैच नहीं है। जबकि गोल्डन रूल ऑफ एक्यूमुलेशन फेल्प ने दिया है, टर्नपाइक कंजंक्शंस ये डॉर्मैन और सैमुअलसन एंड सोलो ने दिया है, और नाइफ एज प्रॉब्लम हैरड और डोमर मॉडल ने दिया है। तो ऑप्शन नंबर पहला ही हमारा यहाँ पे मिल गया ए। नेक्स्ट है हमारा टेक्नोलॉजिकल ड्यूलिज्म मीन्स। तो टेक्नोलॉजिकल ड्यूलिज्म का क्या मतलब होता है, टेक्नोलॉजिकल ड्यूलिज्म हमें बेसिकली बताता है कि जो डिफरेंट प्रोडक्शन फंक्शन है, एडवांस,
टेक्निकल सेक्टर हो डेवलप कंट्री में, वो किस तरह से एक दूसरे के साथ मिल के कोई अल्टरनेट वो काम करते हैं। तो ड्यूलिज्म के अलग अलग कंसेप्ट हैं, जिसमें टेक्नोलॉजिकल ड्यूलिज्म जिसने दिया है उसका नाम है बोक। ठीक है, ये इसका अल्टरनेटिव, सॉरी, ये बोक ने ना दिया हुआ है सोशल ड्यूलिज्म। ठीक है, सॉरी, सोशल ड्यूलिज्म बोक के द्वारा दिया गया है, और इसी का अल्टरनेटिव जो है वो है टेक्नोलॉजिकल ड्यूलिज्म, जिसको हिगिंस ने दिया है। ये ध्यान रखिएगा। जो टेक्नोलॉजिकल ड्यूलिज्म है ये बताता है कि कैसे हम डिफरेंट प्रोडक्शन फंक्शन का यूज़ करेंगे ताकि जो हमारा एडवांस सेक्टर है और ट्रेडिशनल सेक्टर है अंडर डेवलप इकोनॉमी में वो अच्छा हो सके। और यानी कि ये एग्जिस्ट करता है ड्यूलिज्म, जिसमें वो स्ट्रक्चर ऑफ टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट और इंडस्ट्रियल सेक्टर के डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट को ये मिक्सअप करते हैं। तो यानी कि हिगिंस ने दो तरह के गुड्स और दो तरह के फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन और दो तरह के फैक्टर एंडाउमेंट और प्रोडक्शन फंक्शन लेके इसको समझाने की कोशिश की है। तो यानी कि प्रिवलेंट ऑफ डिफरेंट प्रोडक्शन फंक्शन इन एडवांस एंड ट्रेडिशनल सोसाइटी अंडर डेवलप्ड कंट्री। तो ये हमारा फर्स्ट वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, जबकि यहाँ पे क्या बोला है, प्रोडक्शन फंक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर नहीं, हमें एडवांस एंड ट्रेडिशनल सोसाइटी के बीच के प्रोडक्शन फंक्शन को डेवलप्ड कंट्रीज़ के अंडर देखना है टेक्नोलॉजिकल ड्यूलिज्म में। तो हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है राउंड ट्रिपलिंग इज इंटरनेशनल ट्रेड इज अ मेथड ऑफ। तो राउंड ट्रिपलिंग इंटरनेशनल ट्रेड का क्या मेथड है? तो राउंड ट्रिपलिंग बेसिकली ये कंट्रोल करता है किसी भी टैक्सेस को, यानी कि जो मिनिमम रिकॉर्ड कैप्ट होता है, जो टैक्स इवेड करते हैं, बेसिकली जो टैक्स चोरी करते हैं उसको हम राउंड ट्रिपलिंग ऑफ एक मेथड है जिसमें हम इसका रिकॉर्ड रखते हैं, सब कुछ कंट्रोल करते हैं। तो एग्जेम्पशंस फ्रॉम टैक्सेस से किस तरीके से हम वो कर सके उसके बारे में हमें राउंड ट्रिपलिंग बताता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें अगर हम, 23 नंबर क्वेश्चन आज का, कि अकॉर्डिंग टू द यूनियन बजट विच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल डेफिसिट टारगेट ऑफ 2018 एंड 19। तो 2018 एंड 19 का ये फिजिकल डेफिसिट टारगेट है। इस बार क्वेश्चन जो आएंगे वो इस बार जो 2023 और 24 का फिजिकल डेफिसिट टारगेट होगा उसको आप एक बार देख के जाइएगा। उस टाइम के हिसाब से जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो 3.3% है जीडीपी के, इसी के अराउंड हमारा फिजिकल डेफिसिट टारगेट रहता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि इन K अपॉन LA इज ग्रेटर दैन K अपॉन LB। अब देखिए कभी भी अगर न्यूमरेटर में हमारा K है और वो ग्रेटर है तो यानी कि वो हमेशा, और ये किसका है, A का है, तो ये हमेशा कैपिटल अबेंडेंट को शो करेगा। तो ये हमारा कंट्री A जो है ना वो कैपिटल अबेंडेंट होगी, क्योंकि हमारा न्यूमरेटर बड़ा होता है। तो A कंट्री का न्यूमरेटर बड़ा है जबकि B कंट्री इसके कंपैरिजन में छोटा है, तो ये कैपिटल लेस कंट्री है, जबकि ये लेबर अबंडेंट कंट्री। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। इस तरीके से हम पहचान सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। तो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन के हम उसको कंसीडर कर रहे हैं। तो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन में हम क्या देखते हैं कि इनपुट रिमेन अनचेंज्ड। क्या इनपुट रिमेन अनचेंज्ड होता है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन में? तो इनपुट तो हमेशा अनचेंज्ड नहीं होता है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन में, वो चेंज्ड होता रहता है, क्योंकि वेरिएबल प्रोपोर्शन है ना, तो इसलिए वो चेंज होता रहता है। तो ये तो गलत है। अल्टीमेटली द मार्जिनल एंड एवरेज प्रोडक्शन ऑफ द इनपुट बिकम नेगेटिव। तो नो, ये गलत है। इफेक्टिव ऑफ टेक्नोलॉजिकल चेंजेस इज विजिबल ऑन आउटपुट। तो ये विजिबल नहीं होता है आफ्टर अ लॉन्ग टर्म, हम इसके इफेक्ट को शो कर सकते हैं बट ये ऐसे विजिबल नहीं होता है, तो ये भी गलत है। यानी कि नन ऑफ द एबव स्टेटमेंट इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द ओरिजिनल इंटरप्रिटेशन ऑफ बैलेंस ग्रोथ रिलेटेड टू। तो बैलेंस ग्रोथ के ओरिजिनल इंटरप्रिटेशंस किससे रिलेट करते हैं ये हमें बताना है। इक्वल अमाउंट टू इन्वेस्टमेंट इन ऑल सेक्टर, large scale expansion of activities to overcome and disparage between private and social benefit, या all sector growing at the same rate और absence of shortage of excess। तो हमें बैलेंस ग्रोथ थ्योरी में हमने क्या पढ़ा है, बैलेंस ग्रोथ थ्योरी किसने दिया है?
तो इसमें ओरिजिनली बैलेंस ग्रोथ थ्योरी या बिग पुश, रोजेनस्टीन, रोडान और ये सारे इकोनॉमिस्ट जो हैं, रोजेनस्टीन, रोडान, रोमर, तो ये सब बैलेंस ग्रोथ थ्योरी के प्रोपाउंडर्स हैं। इनका यही मतलब था कि हर एक सेक्टर में एक इक्वल अमाउंट में हम इन्वेस्टमेंट करेंगे तो जो हमारा रिजल्ट है वो अच्छा होगा। तो इसी को बोला गया बैलेंस ग्रोथ थ्योरी। तो इसके अकॉर्डिंग जो हमारा एग्जाम्पल है कि लार्ज स्केल एक्सपेंशन ऑफ एक्टिविटी टू ओवरकम डाइवर्जेंस बिटवीन प्राइवेट एंड सोशल बेनिफिट, तो ये हमारा एकदम करेक्ट हो गया। इसका मतलब क्या होता है, ओवरकम ऑफ डाइवर्जेंस का मतलब होता है कि किसी भी तरह का सोशल एंड प्राइवेट जो बेनिफिट है उसमें किसी भी तरह का डाइवर्जेंट नहीं होगा अगर हम बहुत लार्ज अमाउंट में इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो इसीलिए इसका नाम है बैलेंस ग्रोथ थ्योरी। इसके अपोजिट अनबैलेंस ग्रोथ थ्योरी आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि किसने दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम कि एन इनकम टैक्स विल बी प्रोग्रेसिव। तो इनकम टैक्स प्रोग्रेसिव कब होगा, तो इनकम टैक्स प्रोग्रेसिव तब होता है जब हमारा मार्जिनल रेट ऑफ टैक्स यानी कि मार्जिनल रेट ऑफ टैक्स ग्रेटर होता है हमारा एवरेज रेट ऑफ टैक्स से। इसका मतलब प्रोग्रेसिव का मतलब कि कोई भी टैक्स जो है प्रोग्रेसिव तभी माना जाएगा जब जितने लोग कमाते हैं उसके हिसाब से उनको टैक्स देना होता है। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर पहला ही हमें मिल गया कि प्रोग्रेसिव टैक्स वो टैक्स होता है जिसमें पीपल हायर टैक्सेबल होगा जब उसका इनकम लेवल हाई होगा और लोअर टैक्सेबल होगा जब इनकम लेवल लो होगा। और इसको किस तरह से करते हैं, इस तरीके से, जैसे जैसे ये पीपल हैं और ये उनकी इनकम है, तो जैसे जैसे इनकम हाई होगी वैसे वैसे हमारा बढ़ता चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एन इंक्रीज इन द लेवल ऑफ गवर्नमेंट स्पेंडिंग अदर थिंग बीइंग इक्वल विल बी द ISLM मॉडल। यानी कि अगर हम इंक्रीज करते हैं लेवल ऑफ गवर्नमेंट स्पेंडिंग को और बाकी चीज़ें इक्वल होती हैं तो ISLM मॉडल में क्या होगा। फर्स्ट है हमारा इंक्रीज द लेवल ऑफ इक्विलिब्रियम इनकम एट ऑल इंटरेस्ट रेट और शिफ्टिंग द IS कर्व राइट। तो अगर हम इसको ऐसे बना के देख लेते हैं, कोई भी चीज़ को जब हम अच्छे से बनाते हैं तो हमें क्लियरिटी ज़्यादा होती है। तो बना के देख लेते हैं। अगर मान लीजिए कि हमारा बोला है कि गवर्नमेंट स्पेंडिंग का लेवल इंक्रीज होगा अगर, तो हमारा IS कैसे बनता है, इस तरीके से। अगर IS कर्व में गवर्नमेंट स्पेंडिंग का लेवल इंक्रीज होगा तो हम ये क्या हो सकता है, इंक्रीज होने की वजह से जो हमारा I है और ये क्वांटिटी है, ये प्राइस लेवल है, इंक्रीज होने से ये इधर शिफ्ट हो गए। पहले की प्राइस ये थी और अब इंक्रीज हो गई तो हमारा जो क्वांटिटी है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो हमें बताना है कि बाकी चीज़ें अगर इक्वल होंगी तो ISLM मॉडल में क्या चेंजेस होंगे। तो इंक्रीज इन लेवल ऑफ इक्विलिब्रियम इनकम एट ऑल इंटरेस्ट रेट एंड शिफ्ट द IS कर्व राइट। तो येस, दिस इज एग्जैक्टली करेक्ट कि हमारा क्या होगा कि यहाँ पे देखिए IS कर्व हमारा राइट में शिफ्ट हो गया और हमारा इक्विलिब्रियम लेवल में इनकम और ऑल इंटरेस्ट रेट पे, ये हमारा इंटरेस्ट रेट है, हर एक इंटरेस्ट रेट पे जो हमारा लेवल ऑफ इनकम है वो बढ़ जाएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर पहला ही मिल गया हमें। बाकी चीज़ें हमें देखने की ज़रूरत नहीं है कि क्या चीज़ें होंगी, क्योंकि हमारा गवर्नमेंट स्पेंडिंग हो रही है, यानी कि सिर्फ और सिर्फ जो इफेक्ट है वो IS कर्व में होगा, LM कर्व से इसका कोई लेना देना नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं कि हु इज़ द ऑथर ऑफ बुक आई विल वॉट आई डू। यानी कि इसके कौन से ऑथर हैं, तो बिना किसी इसके, ये बहुत फेमस बुक है, ये रघुराम जी राजन ने दी है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा एकदम करेक्टली मैच्ड है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। अकॉर्डिंग टू शुम्पिटर थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट विच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। अगर जहाँ भी शुम्पिटर का नाम आए, जोसेफ एलोइस शुम्पिटर इनका फर्स्ट मतलब पूरा नाम है, तो वो ये प्रेजेंट किया था थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, और इनका जो पूरा पेपर है थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट जिनको इन्होंने पब्लिश किया था जर्मन में इन 1911, और वो एज्यूम क्या करते हैं, परफेक्टली कॉम्पिटिटिव इकोनॉमी। तो परफेक्टली कॉम्पिटिटिव इकोनॉमी को ये एज्यूम करते हैं और इन्होंने ही पहली बार जो
नो प्रॉफिट अगर स्टेशनरी स्टेट है तो वहाँ पे क्या होगा, स्टेशनरी स्टेट के बारे में इन्होंने ये बताया कि जहाँ पे नो प्रॉफिट, नो इंटरेस्ट रेट, नो सेविंग, नो इन्वेस्टमेंट और नो इन वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट। तो इसके बाद जो इक्विलिब्रियम होगा वो सर्कुलर फ्लो में होगा, यानी कि सर्कुलर फ्लो के बारे में इन्होंने बताया है शुम्पीटर ने। और हर एक सप्लाई के लिए कोई भी करस्पॉन्डिंग डिमांड होना चाहिए और एवरी डिमांड के लिए कोई भी ना कोई करस्पॉन्डिंग सप्लाई होनी चाहिए, जो इनका कहना है। तो यानी कि डेमोक्रेसी इनहैंस द एफिशिएंसी ऑफ एन इकोनॉमिक सिस्टम। तो शुम्पीटर ने ऐसा कुछ बोला ही नहीं है। ऑल द अबव कहाँ से हो जाएगा, एक्सप्लेन इकोनॉमिक रियल सेविंग एंड नो, इन्होंने सर्कुलर फ्लो के बारे में बताया, तो नन ऑफ द अबव इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा आप लोग, कोई भी चीज़ से ऐसे पढ़ के मत दीजिएगा। नेक्स्ट है हमारा कि मसग्रेव और एंड थिन ने टैक्स प्रोग्रेसिविटी को मेजर करने के लिए एक फॉर्मूला बनाया है, जिसमें GA का मतलब होता है गिनी कोएफिशिएंट आफ्टर टैक्स और GB का मतलब होता है गिनी कोएफिशिएंट बिफोर टैक्स। तो अगर हम इसको एक्सप्लेन करेंगे तो इसका फॉर्मूला जो होगा मसग्रेव एंड थिन मेजरमेंट 1 - GA यानी कि आफ्टर टैक्स अपॉन 1 - GB बिफोर टैक्स। तो बिफोर टैक्स हमेशा हमारा डिनोमिनेटर में होगा और आफ्टर टैक्स जो भी नई चीज़ होगी वो न्यूमरेटर में होगी। ये चीज़ें ध्यान रखिएगा। तो इसकी हेल्प से आप इसको इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। ये कहाँ पे है, यहाँ पे B ऑप्शन में। तो B हमारा ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु अमंग द फॉलोइंग सेड मनी इज अ टेम्परेरी अवॉर्ड ऑफ परचेजिंग पावर। तो अगर मनी के बारे में बात कर रहे हैं तो मिल्टन फ्रीडमैन को कैसे भूल सकते हैं। तो ये मनी के बारे में जो कुछ भी बात होगी और अगर मिल्टन फ्रीडमैन है उसमें, तो मिल्टन फ्रीडमैन हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। तो ऑप्शन नंबर D हमारा करेक्ट हो जाएगा। यानी कि जो भी परचेजिंग पावर है वो पीपल होल्ड करता है, क्योंकि जो उसके इनकम है वो कंज्यूमरेबल या सर्विस लेवल इनकम है। जबकि कीन्स ने मनी के बारे में क्या बोला कि जो ओनली डिमांड डिपॉजिट है, नॉन इंटरेस्ट बिंग डेट ऑफ द गवर्नमेंट का, वो उससे रिलेटेड है, मनी से रिलेटेड है। बाकी चीज़ें मनी के उसमें नहीं आती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर D हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट है इन अ हाइपोथेटिकल इकोनॉमी, हमें बताना है कि एक हाइपोथेटिकल इकोनॉमी है और उसमें नॉमिनल GDP 15% पर एनम है और एनुअल रेट ऑफ ग्रोथ GDP डिफ्लेटर 5% है। अगर पॉपुलेशन ग्रो करता है कांस्टेंट रेट ऑफ द ग्रोथ से 2% पर एनम पे, तो हमारा एनुअल रेट ऑफ पर कैपिटा रियल GDP क्या होगा। तो इसको अगर सॉल्व करें हम, तो हमारा पर कैपिटा रियल GDP हमें निकालना है। तो पर कैपिटा रियल GDP इज इक्वल टू जो हमारा है GDP डिफ्लेटर, एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ GDP डिफ्लेटर, एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ GDP डिफ्लेटर माइनस रेट ऑफ ग्रोथ और माइनस हमारा सॉरी ये नॉमिनल GDP था ना, नॉमिनल GDP माइनस रेट ऑफ ग्रोथ और माइनस GDP डिफ्लेटर। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अब बस इस सारी वैल्यू को पुट कर देंगे तो नॉमिनल GDP हमारे 15% दिया हुआ है। हमारा GDP डिफ्लेटर जो है वो रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ ये ग्रोइंग द रेट ऑफ ग्रोथ 2% पर एनम हमारा 2% दिया हुआ है और हमारा GDP डिफ्लेटर 5% दिया हुआ है। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 15% माइनस और ये 2 और ये 7%, तो हमारा क्या आ जाएगा 8%। तो ऑप्शन नंबर D हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। हमें बताना है कि जो GST है जो 1 जुलाई 2017 में आई थी, उसने 4 स्लैब इंट्रोड्यूस किए थे। तो वो कौन कौन से स्लैब हैं, तो मैं आपको बता दूं कि पहला स्लैब है 5% का, फिर आता है 12%, फिर 18% और फिर 28%। ये अलग अलग स्लैब हैं और इसमें हमारी अलग अलग GST इंक्लूड होती है। तो 5, 12, 18, 28 ये कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर C में। तो ऑप्शन नंबर C हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है विच अमंग ऑफ फॉलोइंग इज नॉट एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ मनी मार्केट। तो मनी मार्केट के कौन सा इंस्ट्रूमेंट नहीं है, हमें ये बताना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, मनी मार्केट के कौन से इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं ये चीज़ तो आपको पता होना चाहिए। तो मनी मार्केट में जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ होते हैं वो होते हैं हमारा इंटर बैंक सर्टिफिकेट्स ऑफ डिपॉजिट्स, मनी मार्केट, रेपो मार्केट, कमर्शियल पेपर,
इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट मार्केट, कमर्शियल बिल मार्केट। तो ये सब कुछ किसके होते हैं? मनी मार्केट के सारे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, जैसे ट्रेजरी बिल, कमर्शियल पेपर, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। लेकिन प्रेफरेंस जो शेयर है ना, ये कैपिटल मार्केट का इंस्ट्रूमेंट है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम कि एन इकोनॉमिक रीजन ऑफ प्रोडक्शन कंसिस्ट ऑफ, यानी कि किसी भी इकोनॉमिक रीजन में प्रोडक्शन जो है वो क्या कंसिस्ट करता है। तो अगर चलिए अगर हम इसको बना लेते हैं इस तरीके से कि सपोज करिए कि हमारा ये इंडिफरेंस कर्व यानी आइसोकॉन्ट है और ये हमारा कैपिटल इनपुट है इधर और ये हमारे लेबर इनपुट है इधर। अगर हम इसको बनाएं तो इसमें से अगर हम इकोनॉमिक ऑफ रीजन ऑफ प्रोडक्शन देखें तो हाईएस्ट पॉइंट ऑफ ऑल आइसोकॉन्ट, सारे आइसोकॉन्ट पे क्या हाईएस्ट पॉइंट होगा। अब इसी की हेल्प से अगर हम इकोनॉमिक ऑफ रीजन ऑफ प्रोडक्शन बनाएं तो उसको हम रिज लाइन से दिखा सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारी ऐसे रिज लाइन हो गई। इसको हम कैसे शो करेंगे? ये इकोनॉमिक ऑफ प्रोडक्शन है, ये वाली लाइन। यहाँ पे हमें क्या दिया है? द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ ऑल आइसोकॉन्ट। तो नहीं, हाईएस्ट पॉइंट नहीं होगा। उसके बाद दिया है द निगेटिवली स्लोप पोर्शन ऑफ ऑल आइसोकॉन्ट। तो ये हमारा जो ये आइसोकॉन्ट है इसके निगेटिवली स्लोप्ड पोर्शन पे जो जहाँ से ये होता है यहीं पे हमारा जो रीजन है ये रीजन ऑफ प्रोडक्शन कहलाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमें मैच ऑफ द फॉलोइंग करना है। ये हमें दिया हुआ है अलग अलग जो हमारे कैश बैलेंस अप्रोच है ना उसके अलग अलग इकोनॉमिस्ट हैं, इन्होंने क्या क्या दिया है। तो मैंने ऑलरेडी इसको करा है बहुत अच्छे से डिटेल में कि पी को क्या बोलते हैं, के को क्या बोलते हैं, टी को क्या बोलते हैं। आप वो ज़रूर देखिएगा मेरे प्लेलिस्ट में जाके। अब यहाँ पे है n इक्वल टू पी के। तो जो सबसे छोटा हमारा इक्वेशन होगा ना वो कीन्स ने दिया है, तो ये सबसे पहले कीन्स से मिला दीजिएगा। उसके बाद मैं आपको याद दिलाने का एक ट्रिक बता रही हूँ। m की वैल्यू है पी के टी। तो लास्ट में t है ना, और लास्ट में कौन से ऐसे इकोनॉमिस्ट यहाँ पे दिया है जिसके स्पेलिंग में t आता है? तो वो रॉबर्ट, इसमें भी टी आता है। तो इस तरीके से हम लर्न कर सकते हैं रॉबर्टसन। और यहाँ पे पी, अब इसी की हेल्प से आप आइडेंटिफाई भी कर लेंगे कि कौन सा आपका करेक्ट है। तो फर्स्ट का सेकंड ऑप्शन सिर्फ हमें इसी में दिया है। तो सिर्फ आप एक, अगर आपको लर्न है तो आपने इसको बहुत ईजी तरह से आप कर सकते हैं। फिर सेकंड का फोर्थ, और फर्स्ट हमारा क्या है? KR/M, और इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं M इक्वल टू KR/P, और ये इसको किसने दिया है? P को ने दिया है। और KPY ये अल्फ्रेड मार्शल का इक्वेशन है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अलग अलग हमें फेज दिए हुए हैं और अलग अलग हमें वो अरेंजमेंट भी दिया हुआ है कि कौन सा फेज कब आया था। ठीक है, तो हमें इंडियन इकोनॉमी के अकॉर्डिंग क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है। तो फर्स्ट फेज ऑफ नेशनलाइज ऑफ बैंक, तो ये फर्स्ट फेज ऑफ बैंक का नेशनलाइजेशन 1969 में हुआ था। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ नरसिम्हन कमेटी, तो 2 बार नरसिम्हन कमेटी का इस्टेब्लिशमेंट हुआ था, लेकिन पहली बार 1991 में हुआ था। इनेक्टमेंट ऑफ फेमा एक्ट, तो फेमा एक्ट का इनेक्टमेंट कब हुआ था? 1999 में, और फेरा का 1972 में, और एक्सिम बैंक इंडिया का कब आया था? 1982 में। तो अब इसके अकॉर्डिंग हमें अरेंज करना होगा। तो सबसे पहले क्या आएगा? हमारा नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक, उसके बाद हमारा आएगा फोर्थ, देन सेकेंड, और सबसे लास्ट में थर्ड। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो डी है वो परफेक्टली मैच कर रहा है इन सबको, तो डी हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है कंसीडर द फॉलोइंग। हमें फ्रिंज बेनिफिट टैक्स, कैपिटल गेन टैक्स, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, ये सब कुछ दिया हुआ है और हमें बताना है कि कौन सा इसमें से डायरेक्ट टैक्सेस के कंट्रोल में आता है। तो मैंने आपको एक वीडियो में रेवेन्यू पावर ऑफ स्टेट एंड सेंट्रल, इसमें मैंने बहुत अच्छे से बताया डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स, और इससे हमेशा एक क्वेश्चन आता है। तो आप प्लेलिस्ट में जाके ज़रूर देख लीजिएगा, उससे आपका एक क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। तो फ्रिंज बेनिफिट टैक्स, कैपिटल गेन टैक्स और सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स अगर हम बात करें तो ये सभी हमारे दे ऑल आर द डायरेक्ट टैक्सेस। तो ये सभी हमारे डायरेक्ट टैक्स है। अब इसमें फ्रिंज बेनिफिट टैक्सेस किसके लिए पेएबल होता है? तो ये एम्प्लॉयर्स के बेनिफिट के लिए, एम्प्लॉयर्स फॉर बेनिफिट पेड टू एम्प्लॉई और एम्प्लॉई एसोसिएट, जैसे कि फैमिली मेंबर, इसके लिए फ्रिंज बेनिफिट टैक्स होता है इन प्लेस ऑफ सैलरी और वेजेस।
ठीक है, एंड दिस सेपरेट द इनकम टैक्सेस एंड इट कैलकुलेट द टैक्सेबल वैल्यू ऑफ द फ्रिंज बेनिफिट प्रोवाइड। तो ये फ्रिंज बेनिफिट टैक्स एम्प्लॉय और एम्प्लॉयज़ के द्वारा उनके बेनिफिट पे लगता है। उसके बाद हमारा ये कैपिटल गेन टैक्स, ये तो आपको पता ही होगा कैपिटल गेन टैक्स क्या होता है। और ये तो ये सारे सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, ये सब कुछ डायरेक्ट टैक्स के पार्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। हमें क्या मैच करना है, तो फ्रीडमैन ने क्या दिया है, फ्रीडमैन के द्वारा अगर हम देखें, सबसे पहले ये दास कैपिटल देखते हैं, तो ये तो मार्क्स सबको पता होगा। तो हमारे सी का फर्स्ट इन तीनों में है। उसके बाद हम देखते हैं शुम्पिटर। तो शुम्पिटर का अगर हम देखें तो शुम्पिटर ने क्या जो बताया है कि कैपिटल इन 21st सेंचुरी के शुम्पिटर द्वारा लिखा गया बुक है। फ्रीडमैन ने क्या दिया है, कैपिटलिज्म, फ्रीडमैन के द्वारा है कैपिटलिज्म एंड फ्रीडम, एंड थॉमस पिकेटी ने कैपिटल सोशलिज्म, सॉरी एक सेकेंड गलत हो गया, सबसे पहले कार्ल मार्क्स का हमारा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। उसके बाद थॉमस पिकेटी ने ये दिया है, ये सॉरी कैपिटल इन 21st सेंचुरी। जोसेफ शुम्पिटर की बात करें तो इन्होंने दिया है कैपिटलिज्म, सोशलिज्म एंड डेमोक्रेसी, और फ्रीडमैन का ये कैपिटलिज्म एंड फ्रीडम। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा एकदम मैच कर रहा है, तो डी हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इसको ज़रूर लिख लीजिएगा, थोड़ी बहुत कन्फ्यूजन हो जाती है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द बायोफ्यूल। तो बायोफ्यूल में कौन सा इंक्लूड नहीं होता है, तो सबसे पहले बायोफ्यूल होता क्या है, जितने भी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होते हैं ना, सीएनजी, इसको कंप्रेस्ड नेचुरल गैस इसका फुल फॉर्म होता है। इसका मतलब ये मिक्सचर होता है हाइड्रोकार्बन गैस का मिक्सचर होता है, और ये वेपर, और मेनली इसमें मीथेन, एक मीथेन का मिक्सचर होता है, हाइड्रो एंड मीथेन का, और जिससे ये गैसियस फॉर्म में चेंज होता है और इसको कंप्रेस्ड किया जाता है और ऑटो फ्यूल में इसको भरा जाता है। तो कौन सा इंक्लूड नहीं होता है, तो बायोडीजल और कंप्रेस्ड नेचुरल गैस एंड एथेनॉल, ये सब कुछ पार्ट तो हैं इसके, लेकिन कंप्रेस्ड नेचुरल गैसेस कैटेगरी ऑफ बायोफ्यूल के उसमें नहीं आते हैं, जो मैं आपको बता रही थी सीएनजी। बाकी बायोफ्यूल में गोबर गैस, बायोइथेनॉल, जो कि हमारे इन्वायरमेंट फ्रेंडली होते हैं, ये सब कुछ बायोफ्यूल में आते हैं। लेकिन जो कंप्रेस्ड नेचुरल गैसेस है, जिसमें हाइड्रोकार्बन, मीथेन, ये सारे थोड़े से इन्वायरमेंटली फ्रेंडली नहीं होते हैं, तो इस वजह से कंप्रेस्ड नेचुरल गैस बायोफ्यूल में इंक्लूड नहीं किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि पब्लिक एक्सपेंडिचर इन इंडिया क्लासिफाइड इन कैपिटल एंड रेवेन्यू, एंड विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो अगर हम बात करें पब्लिक एक्सपेंडिचर की, तो पब्लिक एक्सपेंडिचर को अलग अलग पार्ट में क्लासिफाई किया गया है। सबसे पहले क्या आता है इसका, रेवेन्यू एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। उसके बाद आता है प्लान एंड नॉन प्लान एक्सपेंडिचर, ठीक है, और तीसरा है हमारा डेवलपमेंट एंड नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर। अब इन तीनों के हिसाब से हमें सिर्फ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में बताना है क्या चीज़ें इंक्लूड होती है। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में इंक्लूड होने वाली जो चीज़ें हैं वो सब्सिडी, क्योंकि जो रेवेन्यू आता है उसी से सब्सिडी दी जाती है। इंटरेस्ट पेमेंट भी रेवेन्यू से दी जाती है और वेज एंड सैलरी भी रेवेन्यू से दी जाती है। यानी कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में ऐसी एक्सपेंडिचर आते हैं जिससे हमें किसी भी तरह का कैपिटल गेन नहीं होता है, हमें उसको पेमेंट ही देना होता है, उसको हम बोलते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में ये तीनों चीज़ें दी जाती है। ये इसमें किसी भी तरह की कोई लायबिलिटी नहीं है कि हमें इसे कुछ मिलेगा ही, हमें इसको देना ही देना है, सब्सिडी, वेजेस, सैलरी, डेट पेमेंट करना ही है, इससे हमें किसी भी तरह का कोई गेन नहीं होगा। नेक्स्ट है हमारा ग्लोबल कंपटीशन रिपोर्ट इज रिलीज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन। तो ग्लोबल कंपटीशन रिपोर्ट जो है वो कौन से ऑर्गेनाइजेशन द्वारा रिलीज होती है, तो वो होती है हमारी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम हमारे ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स को रिलीज करती है, साथ ही साथ ये जो है ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस को भी रिलीज करती है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड एकदम करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ पिकॉक वाइसमैन हाइपोथेसिस। तो पिकॉक वाइसमैन ने पब्लिक एक्सपेंडिचर के 3 तरीके को बताया था। एक को बोलते हैं इंस्पेक्शन इफेक्ट, फिर उसको नेक्स्ट है कंसंट्रेशन इफेक्ट,
और उसके बाद है डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट। ये अलग अलग इफेक्ट्स होते हैं और इसमें अलग अलग चीज़ें होती हैं। अनाउंसमेंट इफेक्ट किसी भी तरह का कोई पार्ट हाइपोथेसिस नहीं है अकॉर्डिंग टू द पीकॉक एंड वाइसमैन हाइपोथेसिस। तो हमारा ऑप्शन क्या है, फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा कि ये किसी भी तरह का कोई हाइपोथेसिस नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा 44 का फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। ये 44 क्वेश्चन अभी हम लोग कर रहे हैं। नेक्स्ट चलते हैं हम, व्हाट इज ट्रू फॉर न्यू क्लासिकल ग्रोथ मॉडल। तो न्यू क्लासिकल ग्रोथ मॉडल के अकॉर्डिंग क्या ट्रू है ये हमें बताना है। रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट आर फ्लैक्सिबल। क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट फ्लैक्सिबल होते हैं? तो येस, न्यू क्लासिकल इसको फ्लैक्सिबल मानते हैं। कैपिटल इज हेट्रोजीनियस, नो ये गलत है, होमोजीनियस कैपिटल होता है। परफेक्ट कंपटीशन प्रिवेल करता है मार्केट में और कैपिटल और लेबर सब्सटीट्यूएबल हुए। तो ऑप्शन नंबर सेकंड को छोड़ के बाकी सारे करेक्ट हैं। नेक्स्ट है हमारा, विच ऑफ फॉलोइंग मेजर द ओपननेस ऑफ द इकोनॉमी। तो किसी भी इकोनॉमी का ओपननेस का मतलब है कि जो भी एक्सपोर्ट और इंपोर्ट में अगर हम जीडीपी से डिवाइड कर देते हैं उसको बोलते हैं ओपननेस ऑफ इकोनॉमी। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट डज नॉट इंक्लूड। तो डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा क्या इंक्लूड नहीं की जाती है? तो जो पब्लिक एक्सपेंडिचर है वो अलग अलग होते हैं। डायरेक्ट एक्सपेंडिचर होते हैं, डेवलपमेंट, नॉन डेवलपमेंट, प्रोडक्टिव एंड अनप्रोडक्टिव, ये सब कुछ होते हैं हमारे पब्लिक एक्सपेंडिचर। तो हमें बताना है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो क्या इंक्लूड नहीं करती है डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर में। तो डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर का मतलब होता है कि जब हम कोई भी चीज़ डेवलप करें तो वो एक हमारा सोर्स ऑफ रेवेन्यू होना चाहिए। तो सोर्स ऑफ रेवेन्यू जनरेट करें तो ग्रांट टू स्टेट अंडर सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। तो जो भी सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है उसके द्वारा कोई भी ग्रांट सेक्शन होता है तो वो हमारा डेवलपमेंट का पार्ट बनेगी, क्योंकि सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम के तहत हम कोई ना कोई चीज़ डेवलप करेंगे। चाहे एक्सपेंडिचर ऑन सोशल एंड कम्युनिटी सर्विस हो, इसके द्वारा भी डेवलपमेंट प्रोसेस होगा। एक्सपेंडिचर और इकोनॉमिक सर्विस पे भी डेवलपमेंट होगा। लेकिन अगर हम डिफेंस एक्सपेंडिचर करते हैं तो इसमें हम डेवलपमेंट नहीं करते हैं बेसिकली। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये एक जो एरिया है डिफेंस एक्सपेंडिचर वो कैसा एरिया है कि ये बहुत प्रिजर्व्ड एरिया है। ये सिर्फ और सिर्फ इसमें गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस होता है। तो ये डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा इसमें इंक्लूड नहीं होता है। इसके लिए अलग से हम एक सैंक्शन अमाउंट पारित करते हैं और उसी के अकॉर्डिंग इसमें सारी चीज़ें होती हैं। नेक्स्ट है, इनाडा कंडीशन आर अप्लीकेबल टू। तो इनाडा कंडीशन किसके लिए अप्लीकेबल होता है? तो इनाडा कंडीशन जो है वो अप्लीकेबल होता है। ये जो इसको इनाडा कंडीशन पहले बता दूं मैं, किसने था? तो एक जापान के इकोनॉमिस्ट थे, केन इची। इन्होंने ही ये इनाडा अजम्पशन दिया है और इसमें इन्होंने शेप ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन के बारे में बताया है कि शेप ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन क्या गारंटी करता है कि इस्टेब्लिशमेंट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ पाथ कैसा होना चाहिए। तो ये वेल बिहेव्ड प्रोडक्शन फंक्शन के बारे में इनाडा कंडीशन है जो बताता है। तो वेल बिहेव्ड प्रोडक्शन फंक्शन याद रखिएगा, इनाडा प्रोडक्शन फंक्शन से ही रिलेटेड है। कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, ये सब मत लगा दीजिएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि एज पर SRS बुलेटिन सितंबर 2017 जो डेथ रेट है केरला का वो 7.6 है, जबकि बिहार का 6 है। तो दीज डेटा के अकॉर्डिंग हम क्या इन्फ्रेंस ड्रॉ करेंगे? तो इन्फ्रेंस हम क्या ड्रॉ करेंगे कि डेथ रेट किसका ज़्यादा है? ये 7.6 है डेथ रेट, यानी कि जो एजिंग है पॉपुलेशन है, यानी कि डेथ रेट अगर ज़्यादा है तो यानी कि जो एज है वो पॉपुलेशन केरला की ज़्यादा है दैन बिहार से। तो यहाँ पे एजिंग पॉपुलेशन केरला की ज़्यादा है और बिहार के कंपैरिजन में। ठीक है, तो अगर बुलेटिन कोई भी चीज़ दिया है तो उसके बारे में हमें जानना भी आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन है, अराइज इन जनरल पब्लिक लेवल मे बी कर्स्ड बाय विच अमंग द फॉलोइंग। यानी कि अगर जनरल प्राइस लेवल अगर बढ़ता है तो इसमें कौन सा फॉलोइंग चीज़ें होंगी? तो प्राइस लेवल के बढ़ने से क्या मनी सप्लाई इंक्रीज हो जाएगा? तो प्राइस लेवल के बढ़ने से मनी सप्लाई इंक्रीज होता है।
एन इंक्रीज इन एग्रीगेट लेवल ऑफ आउटपुट, तो आउटपुट नहीं इंक्रीज होगा क्योंकि हम मनी सप्लाई के बारे में बात करते हैं। और इंक्रीज इन इफेक्टिव डिमांड, तो येस प्राइस लेवल के इंक्रीज होने से, जनरल प्राइस लेवल के इंक्रीज होने से इफेक्टिव डिमांड भी इंक्रीज होता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। आज हम पूरे 50 क्वेश्चन किए हैं दिसंबर के, और आगे के वीडियो में हम 50 क्वेश्चन और करेंगे, ठीक है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ उसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और अपने फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर करिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है और प्रीवियस ईयर पेपर आपका एकमात्र सहारा है जिससे आप बहुत अच्छे से एग्जाम में परफॉर्म कर सकते हैं। क्योंकि आप कितना भी पढ़ ले, जब तक आप प्रीवियस ईयर पेपर को एनालाइज नहीं करेंगे अच्छे से, आप एग्जाम में अच्छे से क्वालिफाई नहीं कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट वीडियो।